करते हुए 14th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ पर हुई है? ये हुई है कोपहेगन में। ठीक है, किसने ऑर्गेनाइज करवाया है? ये यूक्रेन जो है उसने ऑर्गेनाइज करवाया है। मतलब दिस इज इंस्टीट्यूशन फॉर ह्यूमन राइट। मतलब वॉर के टाइम पे जो अब्यूजेस हो रहे हैं, जो ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है चिल्ड्रन के, विमेन के, सभी के, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये ऑर्गेनाइज हुई है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन। तो ये कोपेनहेगन में ऑर्गेनाइज हुई है और ये ऑर्गेनाइज हुई है अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ यूक्रेनियन पार्लियामेंट और वहाँ के कमिश्नर है डेनिश इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट्स। हाँ, कोपहेगन नहीं, कोपहेगन यूक्रेन में नहीं है। कोपहेगन जो है दिस इज इन डेनमार्क। डेनमार्क देखा है? मतलब कंट्री का पता है कहाँ पर है? डेनमार्क जो है ये, अगर हम यूरोप से ऐसे, यहाँ पे दो कंट्री है यहाँ पे, एक तो स्वीडन, नॉर्वे है, स्वीडन है, और यहाँ पे फिनलैंड है। और ये यहाँ पे आके जो ये एक डॉट जैसा आता है ना इधर, और यहाँ बाकी कंट्री है जैसे कि स्पेन हो गया, यहाँ पुर्तगाल है, यहाँ अगर हम आते हैं तो इधर फ्रांस है, यहाँ जर्मनी है, ठीक है, ये इटली हो गया इधर, ये ये टर्की हो गया इधर। तो इस तरह से, और यहाँ पर इंग्लैंड, आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड वो है यहाँ पर, छोटे छोटे आइलैंड। तो यहाँ पर है डेनमार्क। ठीक है, तो डेनमार्क में कोपहेगन जो सिटी है वहां पर ये हुआ है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन। और ये यूक्रेनियन पार्लियामेंट ने मिलके, मतलब को होस्ट करके ऑर्गेनाइज करवाया है, जो भी अब्यूजेस हो रहे हैं वॉर टाइम पे उनको देखने की। जैसे कि अभी यूक्रेन में हुआ था वॉर, तो यूक्रेन में भी ऐसे ही हो रहा था कि वहाँ की आर्मी क्या कर रही थी, यूक्रेन में जो विमेन्स है उनका रेप कर रही थी, बच्चों को मार दिया, न्यूबॉर्न बेबीज को मार दिया। और सेम चीज हो रही है गाजा में कि उनको तो जितने भी सिविलियन है, पहले उनसे बोला गया था कि आप नॉर्थ से साउथ की तरफ चले जाओ, मतलब जितने भी नॉर्थ में रह रहे हो वो साउथ की तरफ चले जाओ, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। पहले तो ये टेम्पलेट ड्रॉप की इजराइल, एंड आफ्टर दैट उन्होंने क्या किया कि उनको नॉर्थ में से साउथ में भी वो चलेंगे, साउथ में भी स्ट्राइक कर दी उन्होंने। तो बहुत छोटी जगह है, मतलब इतनी बड़ी जगह नहीं है गाजा, बहुत कम छोटी जगह है और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पर। तो और इवन वो हॉस्पिटल्स भी नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इंटरनेशनल ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, जिससे कि ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन है वो कम हो। और अगर तुम देख रहे हो यूएस में या कहीं भी बहुत जगह प्रोटेस्ट भी हो रहा है इस बात को लेकर कि कम से कम सिविलियन को छोड़ दो, जो टेररिस्ट है उनके साथ तुम्हें जो करना है वो करो, पकड़ो उन्हें, कुछ भी करना है कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जो सिविलियंस है, जो आम नागरिक वहां का है, उनको मत करो। ठीक है, तो ये उसको ध्यान में रखते हुए आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है ये अभी हाल ही में इन्होंने जारी की है, और इसमें पेकिंग यूनिवर्सिटी जो है इसने टॉप किया है। व्हाट इज पेकिंग यूनिवर्सिटी? पेकिंग यूनिवर्सिटी पता चल रहा होगा नाम से, ये चाइना से है। ठीक है, ये चाइना की यूनिवर्सिटी है। और तुम्हें पता हो चाइना की जो कैपिटल है, क्या है चाइना की कैपिटल? बीजिंग। ठीक है, चाइना की कैपिटल है बीजिंग। तो जो बीजिंग है, बीजिंग का पुराना नाम जो है वो पेकिंग है। बीजिंग को ही पहले पेकिंग कहते हैं। ठीक है, बीजिंग का पुराना नाम था पेकिंग, और पेकिंग यूनिवर्सिटी इसमें टॉप किया पेकिंग यूनिवर्सिटी ने। और इंडिया में से जो हमारे बेटा आईआईटीज है उनके नाम है इसमें। जैसे कि मैंने बताया था कि इंडिया में आईआईटी बॉम्बे जो है या आईआईटी मुंबई जो है इसका नाम है इंडिया में से। ठीक है, यूनिवर्सिटी में। और टॉप में जो आती है ये पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना आती है। इंडिया से भी जाते हैं वो बच्चे पढ़ने के लिए, पता है तुम्हें? कोविड-19 जब हुआ था तो वुहान में हमारे यहाँ से बच्चे गए थे इंडिया से पढ़ने के लिए, तब उन्हें निकलवाया था जब कोविड-19 फैलना स्टार्ट हो गया था। तो पेकिंग यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। नाम ही याद रखना, क्यूएस एशियन यूनिवर्सिटी में कौन शीर्ष स्थान पे है यूनिवर्सिटी में? ये पेकिंग यूनिवर्सिटी।
यूनिवर्सिटी, और ये यूनिवर्सिटी चाइना की है। हाल ही में चर्चित ओलंपस एआई मॉडल किससे संबंधित है? तो ये ओलंपस एआई मॉडल जो है ये अभी हाल ही में अमेज़न ने लॉन्च किया है। अब अमेज़न ने लॉन्च किया है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल हमने पढ़ी नहीं है। हाँ, इसमें जो क्यूएस एशिया रैंकिंग में है ना, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी बॉम्बे हो गया, एक तो आईआईटी बॉम्बे था और एक और था आईआईटी दिल्ली। हाँ, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली। तो आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली जो है ये बेटा टॉप 50 में है, टॉप 50 में, मतलब रैंकिंग में जो टॉप 50 है उनमें हमारे आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली है। तो इसमें इतनी भी बात याद रखनी है कि टॉप 50 में कौन है, नहीं तो ऐसे भी पूछ लेंगे कि टॉप 50 में अभी क्यूएस एशिया रैंकिंग निकली है उसमें हमारी कंट्री में से कौन कौन है टॉप 50 में। ठीक है, और ये जो है ये क्या है, ओलंपस एआई, ये है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इसे कहते हैं एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल ओलंपस एआई, जो कि अमेज़न ने अभी रिलीज किया है। अब क्या आ रहा है बेटा, ओपन एआई है। अब ओपन एआई हर तरह की लैंग्वेज को कैच कर रहा है, मतलब तुम किसी भी लैंग्वेज में इससे कुछ भी करवा सकते हो। ओपन एआई से वीडियो जनरेट, जैसा तुम चाहो वैसा वीडियो जनरेट हो सकता है। जिस लैंग्वेज में तुम्हें मटेरियल चाहिए, मान लो तुम्हें क्या है कि अपना काम करना है ऑनलाइन होमवर्क, और तुम उससे होमवर्क के लिए बोलो तो वो होमवर्क करके देगा तुमको, ठीक है, प्रिंट करके लिख के देगा। तो जिस भी लैंग्वेज में आप करोगे उस लैंग्वेज में वो करके देगा। और अमेज़न जो है इसने ये ओलंपस एआई एलएलएम मॉडल बनाया है, जिसमें कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, मतलब इसमें काफी सारी लैंग्वेजेस ये ऐड कर रहे हैं जिससे कि किसी भी लैंग्वेज में ओपन एआई को यूज किया जा सके, है ना। लैंग्वेज का बैरियर आता था ना पहले, गूगल में आता था, क्योंकि जिनको इंग्लिश नहीं आती थी उनके लिए प्रॉब्लम होती थी, फिर गूगल ने धीरे धीरे हिंदी में करना स्टार्ट किया, फिर हिंदी से तमिल में, तेलुगु में, मतलब इंडिया में अगर उसको चलाना है गूगल को अपने आप को, तो उसे रीजनल लैंग्वेज में भी करना पड़ा वो सब कुछ। तो ऐसे ही इनको भी करना पड़ता है। कोई भी आप पोर्टल बनाओगे ना कल को, तो आपको फिर आपका पोर्टल फेमस हो गया कि मेरा सर्च इंजन एक्स वाई जेड, जैसे याहू था पहले और ये था गूगल है अब। तो इन लोगों को अगर अपना बेस और मजबूत करना है कि पूरी कम्युनिटी तक लेकर जाना है, जो जितने भी लोग रह रहे हैं, तो लैंग्वेज सबसे बड़ी बात है कि उसी लैंग्वेज में आप कर दो। आप तमिल में बोल लो, तमिल में जवाब देगा आपको, टर्किश में बोल लो, टर्किश में जवाब देगा। तो ये अमेज़न ने लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम जारी किया है, जिसका नाम है ओलंपस एआई, और ये एआई के लिए बनाया है, सो दैट कि एआई को किसी भी लैंग्वेज में यूज किया जा सके, ओपन एआई को। नेक्स्ट है, हाल ही में बिरसा मुंडा की जयंती कब मनाई गई? तो ये 15 नवंबर को मनाई जाती है। एंड आई टेल यू व्हाट हु वाज बिरसा मुंडा इज, बिरसा मुंडा जो है ये फर्स्ट हमारे ट्राइबल ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, मतलब ट्राइबल। 1857 की क्रांति सबको पता है, बट 1857 से पहले भी जो अंग्रेजों से लड़ रहे थे उनमें फर्स्ट क्रांति जो मानी जाती है वो बिरसा मुंडा अपराइजिंग मानी जाती है। और बिरसा मुंडा इनका नाम है क्योंकि मुंडा बेटा इनकी ट्राइब है, ठीक है, ये मुंडा ट्राइब से आते हैं। और ये जो ट्राइब है फिलहाल में अभी जो है पार्ट, वो झारखंड के आसपास का जो रीजन है ये अब यहाँ पर निवास करती है। और तब झारखंड या बिहार नहीं था, बंगाल या झारखंड बिहार नहीं था, ये पूरा रीजन बंगाल के नाम से जाना जाता था, पूरा झारखंड बिहार बंगाल बांग्लादेश ये पूरा। और ये इतना रिच था कि एक वो था, उसका नाम ऐसे था, जनरल था, एक इंग्लिश जनरल था, फ्रांसिस बुचानन। तो फ्रांसिस बुचानन ने ये कहा था कि ये जो है बंगाल ये यूरोप की एक कंट्री के बराबर है, इतना बड़ा और इतना रिच था, इतना रिच था कि उसने उसकी कंपैरिजन की थी कि यूरोप की एक बड़ी कंट्री के बराबर है, इतना रिच है बंगाल। और फिर ये अंग्रेज आए, इन्होंने वहां पे डबल रूल स्टार्ट करवा दिया 1776 के आसपास से। डबल रूल क्या था कि बेटा जो भी वहां से टैक्स कलेक्शन होगा, टैक्स मतलब जिस कैसा भी टैक्स लेंगे, जैसे कि किसानों से फार्मर से ले रहे हैं कुछ भी तरह का, वो तो कलेक्ट करेंगे ब्रिटिशर्स, ठीक है। मनी पावर, जो मनी रहेगी वो तो इनके हाथ में रहेगी, और बाकी सब जो रहेगा वो किसके हाथ में रहेगा, जो वहां का नवाब था।
अब नवाब के हाथ में बेटा जब पैसे की पावर चली जाती है ना, तो चाहे आपके पास कैसी भी पावर हो, वो किसी काम की नहीं होती। रेवेन्यू की पावर इनको दे दी गई। कैसे? क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में। 1764 में हुआ बैटल ऑफ बक्सर। अब बैटल ऑफ बक्सर में शाह आलम द्वितीय जो मुगल एम्परर थे वो भी थे। अब वो सब कंक्लूसिवली इनकी जो पूरी ट्रीटी थी वो हार गई अंग्रेजों से बैटल ऑफ बक्सर में 1764 में। फिर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है, और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में अंग्रेजों ने बंगाल का रेवेन्यू मांग लिया था ब्रिटिश से, मुगल से, कि हमें यहाँ का रेवेन्यू चाहिए। मतलब साइन होती है ना शर्तें कि तुम इतना मानोगे, तुम इतना मानोगे, इस टेरिटरी पे तुम पैर नहीं रखोगे, इतना पैसा तुम हमें दोगे, जो हमारा नुकसान हुआ है इतना पैसा हम तुम्हें देंगे। तो उसमें इन्होंने बंगाल का रेवेन्यू मांग लिया था, और बंगाल फिर पूरा इनके कब्जे में आ गया था ब्रिटिशर्स के। और उसी में फिर इन्होंने क्या किया, जो ट्राइबल रहते थे इनका इनकी जमीन हथियानी शुरू कर दी। जमीन हथियानी, जैसे कि इनको जंगल चाहिए था, लकड़ियां चाहिए थी। पहले लोहे वगैरह से नहीं बनती थी चीजें, तुमने देखी है पुराने, अभी भी रेलवे ट्रैक पे लकड़ियां यूज होती है, पहले लकड़ियां यूज होती थी रेलवे ट्रैक पे भी। इवन अब तो बहुत हम आगे आ गए, लकड़ियां यूज होती थी हर काम में। इवन शिप बिल्डिंग में भी लकड़ियां यूज होती थी। तो लकड़ियों का बिजनेस इनका बड़ा था। और लकड़ियां कहाँ पर थी, जो हमारा पूरा ट्राइबल एरिया है, झारखंड वाला, नागालैंड हिल्स वाला, यहाँ का। और इनको जमीन भी चाहिए थी, तो इसलिए इन्होंने जो ट्राइबल्स हैं इनके जमीन लेनी शुरू कर दी, इनको वहां से भगाना शुरू कर दिया, इनके साथ प्रताड़ना करनी शुरू कर दी, शोषण करना शुरू कर दिया। तब बिरसा मुंडा ने कमान संभाली और वहां पे अपने एरिया में से इन्हें भगा दिया। ठीक है, तो इसलिए बिरसा मुंडा का नाम जाना जाता है। और 15 नवंबर को इनकी जयंती मनाई जाती है। ठीक है, अभी इनकी स्टैचू पे प्रधानमंत्री जी भी गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है आयुर्वेद दिवस 2023 कब मनाया गया। तो बेटा अब ये हमारा 8वां आयुर्वेद दिवस है, जो कि 8 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया है, आयुर्वेद दिवस। ठीक है, नेक्स्ट है इंडस एक्स इन्वेस्टर मीट कहाँ आयोजित हुई है। तो इंडस एक्स इन्वेस्टर मीट हुई है नई दिल्ली में आयोजित। और इसमें से थोड़ी सी जो डिटेल है वो मैं बता दूंगी, क्योंकि इंडस एक्स, अच्छा धन्वंतरी कौन थे पता है तुम्हें? आयुर्वेद दिवस जो है ये धन्वंतरी जो थे, इनकी जयंती पर मनाई जाती है। ठीक है, धन्वंतरी जो थे हमारे एंशियंट प्राचीन चिकित्सक रहे हैं। और जो आयुष मंत्रालय है हमारा, आयुष मंत्रालय ने इसे 2016 में स्टार्ट किया था, और अब हमें 8 साल हो गए इसे मनाते मनाते। ठीक है, आयुर्वेद दिवस धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, और ये आयुष मिनिस्ट्री ने 2016 में शुरुआत इसकी करवाई थी। ठीक है, तो ये जो इन्वेस्टर मीट हुई है इंडस एक्स, तो इसमें पता चल रहा है IND फॉर इंडिया इतना पार्ट, और दिस इज फॉर US। ठीक है, तो ये इंडिया US ने इन्वेस्टर मीट आयोजित की है, इंडिया और US के बीच में ये आयोजित हुई है। और ये किससे रिलेटेड है, ये डिफेंस से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि डिफेंस सिस्टम जो है उससे रिलेटेड है इंडस एक्स इन्वेस्टर मीट। और ये इंडिया US के बीच में हुई है, और नई दिल्ली में ये आयोजित हुई है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट डॉल्फिन किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है, डॉल्फिन तो पता ही है ये मरीन एनिमल है हमारा, मतलब नदियों में रहता है। और हमारी कौन सी सबसे ज्यादा फेमस है, गैंगस डॉल्फिन। डॉल्फिन में कुछ ऐसे ट्रेट्स रहते हैं कि डॉल्फिन ह्यूमन की बातें समझती है। तुम्हें पता है ना, सबसे समझदार मैरीन एनिमल अगर किसी को माना जाता है तो डॉल्फिन को माना जाता है ना। तो गैंगस डॉल्फिन जो है वो है, और ये हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल भी है, नेशनल एक्वाटिक एनिमल। ठीक है, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका।
प्लेटेनेस्का गेंगेटिका। इसे कुछ लोग गैंगेस भी बोलते हैं, कुछ को गैंजेस भी बोलते हैं, गेंजेटिका। तो वो डिपेंड करता है कौन प्रोनाउंस कर रहा है ना। प्लेटेनिस्का गेंगेटिका इसका साइंटिफिक नेम है। और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने हाल ही में इसका जो है प्रोजेक्ट डॉल्फिन नाम से लॉन्च किया है, टू कंजर्व और टू कंजर्व मरीन इकोलॉजी। ठीक है, समुद्र में जो समुद्री इकोलॉजी है उसको कंजर्व करने के लिए, मैरिन इकोलॉजी को। ठीक है, तो इसके बारे में इतना काफी है कि एक तो डॉल्फिन के बारे में याद रखना। डॉल्फिन को क्या है, ये एक्वाटिक एनिमल है। मेनली गैंगस डॉल्फिन जो है और इंडस डॉल्फिन है, ये फेमस है। और हमारे यहाँ पर ये नेशनल एक्वाटिक एनिमल है, इसका नाम है प्लेटेनिस्का गेंजेटिका। और इसको कंजर्व करने के लिए अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया है। अब है 7E प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया? ये नीति आयोग ने लॉन्च किया है 7E प्रोजेक्ट। 7E प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है, ये हमारी कंट्री में और सस्टेनेबल एजुकेशन को लेकर लॉन्च हुआ है। और इसी के तहत 3 रोल मॉडल स्टेट बनाए गए हैं। रोल मॉडल स्टेट्स। अब 3 रोल मॉडल स्टेट्स कौन कौन है? ये है झारखंड, उड़ीसा, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। हाँ, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, इनको रोल मॉडल स्टेट बनाया गया। इट मीन्स के इन एमपी, इस एमपी लिख लो, मध्य प्रदेश। इट मीन्स कि एलिमेंट्री एजुकेशन होती है ना बेटा, प्रारंभिक शिक्षा, उसमें हमारा जो गोल है, मतलब 7 ही प्रोजेक्ट का जो गोल है वो है एजुकेशन प्लस हेल्थ। ये एजुकेशन तो दे लेकिन हेल्थ के साथ साथ, ठीक है, बच्चों की हेल्थ का भी ध्यान रखा जाए। तो उसको ध्यान में रखते हुए 7 ही प्रोजेक्ट नीति आयोग ने लॉन्च किया है। पहले पता है नीति आयोग से पहले हमारा कौन सा कमीशन था जो कंट्री की प्लानिंग वगैरह देखता था? कौन करता था? कोई आयोग था, नीति आयोग 2014 में बना था, जब मोदी गवर्नमेंट आई थी। और इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन को रिप्लेस करके बनाया। ठीक है, अब मैं बता रही हूँ किसको। इंडिपेंडेंस के बाद बेटा जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सेटअप किया था बेटा प्लानिंग कमीशन। अब व्हाट इज प्लानिंग कमीशन? क्योंकि बेटा हम नए नए आजाद हुए थे, अब इंडिपेंडेंट हुए थे, अंग्रेज चले गए। अब अंग्रेजों ने, कुछ लोगों ने बोला भी कि अच्छा यू बिकम इंडिपेंडेंट, लेकिन आपको अपनी कंट्री चलानी है, तो चला के दिखाओ। ठीक है, तो ये इट्स अ चैलेंज, हमारे ऊपर एक चैलेंज था कि अब आपको अपनी कंट्री खुद चलानी है। अब आप इकोनॉमी मैनेज करके दिखाओ और आप अपनी कंट्री के अफेयर्स मैनेज करके दिखाओ। तो तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, एक इकोनॉमिस्ट थे महालनोबिस, महालनोबिस मॉडल जो है बहुत फेमस है, जो हमारे इंडिया में आता है इकोनॉमी का। तो प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ, महालनोबिस पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, उन्होंने अप्लाई करवाया। और प्लानिंग कमीशन के तहत हमारे गोल रखे गए थे कि पहले 5 साल, सबसे पहले हमारा गोल किस तरफ रहेगा। तो पहले 5 साल किस पे गोल रहना चाहिए था? हाँ, कंट्री आजाद हुई है, पैसा वैसा छोड़ा नहीं है अंग्रेजों ने, सब ले गए। तो पहली हमारी जो नीड थी बेटा वो थी फूड पे। ठीक है, तो पहली जो नीड थी हमारी फूड थी। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो हमारा लॉन्च हुआ था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान ये था 1952 के बाद, इलेक्शन हुए थे ना इस समय, और इसके बाद 5 साल लगा लो कितने हो गए। ठीक है, तो 1952 के बाद अगले 5 साल में ये लॉन्च हुआ। और इसके तहत हमारा जो पहला गोल था वो था फूड पे। फूड मतलब फूड में सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। ठीक है, ये एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया जाए। तो ये चीज थी, प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ। तो नीति आयोग ने 2014 में नीति आयोग बनाया गया। ठीक है, और नीति आयोग ऐसे ही नहीं है कि नीति आयोग नाम ऐसे ही रख दिया, इसका नाम था NITI, नेशनल
इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके ये बनाया गया। ठीक है, अगर ऐसे कोई कभी क्वेश्चन आ जाता है कि नीति आयोग से पहले कौन सा आयोग था, ये कौन सा आयोग काम करता था, ये नीति आयोग ने किस आयोग को रिप्लेस किया, तो प्लानिंग कमीशन। ठीक है, 5-5 साल के प्लान रखे गए थे कि इस साल हमने फूड पे ध्यान देना, फिर इंडस्ट्री पे ध्यान देना, फिर एजुकेशन पे। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आई थी फूड, एजुकेशन हेल्थ ये बाद में देखेंगे, पहले खाना तो खिला दे, अपनी पूरी पॉपुलेशन की जो फूड की नीड है वो पूरी हो जाए। तो ये इस तरह से हुआ था सब कुछ। नेक्स्ट है ट्राइबल प्राइड डे, हाल ही में किस दिन मनाया गया? तो ये 15 नवंबर को इनकी जयंती पर ही मनाया गया है। क्या नाम है इनका? बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा जो है ट्राइबल अपराइजिंग के ये लीडर रहे हैं, और इन्हीं की जयंती को वो करने के लिए, सम्मानित करने के लिए इनकी जयंती को ट्राइबल प्राइड डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चित माउंट एटना कहाँ स्थित है? तो ये बेटा इटली में स्थित है, और ये यूरोप का सबसे एक्टिव वोल्केनो है, यूरोप्स मोस्ट एक्टिव वोल्केनो। ठीक है, मतलब अभी भी ये एक्टिव है, माउंट एटना एक्टिव वोल्केनो। तो माउंटेन उसके वोल्केनो के भी नाम आ जाते हैं, जैसे कि माउंट एटना इटली में है, माउंट फ्यूजी है, माउंट फ्यूजी ये है जापान में। ठीक है, एक है माउंट कराकातो, कराकातो, माउंट कराकातो ये है इंडोनेशिया के आसपास। ठीक है, तो इस तरह से जो जो माउंटेन न्यूज में रहते हैं ना, उनके नाम याद रखना। एकदम से तो कुछ ऐसा नहीं पूछते, जो भी न्यूज में चल रहा होता है ना उसके बारे में जरूर पूछ लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज डन, इसको याद रखना क्योंकि सारी चीजें इंपॉर्टेंट